आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के होमवर्क से। होमवर्क नंबर 11 में क्या पूछ रहा था? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 60% रिएक्शन इज 40 मिनट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 75%। तो 60% रिएक्शन का जो है टाइम तुमको दिया हुआ है। 60% कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। तो पूछ रहा है कि 75% के बाद कितना, मतलब 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने को जो रिएक्शन था उसमें कंप्लीट जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है उससे मतलब है। ये था ना ए नॉट बाय ए टी, तो ए टी मतलब ए अभी जो है टी टाइम के बाद कितना बचा हुआ है। तो 60% अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब 40% बचा हुआ है, और 75% अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब 25% बचा हुआ है, और ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन है 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई ए टी, ये है ना। तो अभी देखो ये 60% कंप्लीट हो गया, तो दोनों के लिए 60% और 75% के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, और k तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि k जो है k कांस्टेंट है, तो k जो है दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो 60% के लिए उसके लिए भी k लिखेंगे और 75% के लिए भी k लिखेंगे और दोनों इक्वल करेंगे। तो इसमें जो है 60% के लिए कितना है? 40 मिनट दिया हुआ है, t की जगह 40 रख दो। और अभी देखो ये 60% कंप्लीट हो गया तो 40% बचा हुआ है, तो ए नॉट बाई 80 लिखेंगे, मतलब 100 बाई 40। और इसमें 75% के लिए कितना बचा हुआ है? 25%। 75% अगर कंप्लीट हो गया इसका मतलब 25% बचा हुआ है, तो 100 बाई 25। अब ये दोनों को इक्वल करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2.303 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? ये 0 0 जाएगा तो 10/4 बचेगा, तो ये log 10 माइनस log 4। ठीक है, तो ये टर्म इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, ये टर्म है किसके लिए? 75% के लिए, और ये टर्म किसके लिए? 60% के लिए। तो दोनों जो है दोनों के लिए k इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल करके हम t 75% का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4, है ना, ये 4 आएगा, log 4 हो गया, और ये 0 0 गया तो log 10 माइनस log 4। log 4 का वैल्यू हमको पता है 0.6। ठीक है, तो 0.6 अपॉन t 75%, तो ये जो है ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो t 75% इक्वल टू कितना होगा? t 75% को इधर ले जाओ तो ये होगा 0.6, और ये इधर आ गया तो 40, और ये डिवाइड होगा log 10 माइनस log 4, तो ये होगा 0.6 इंटू 40 बाई ये 1 log 10 1 और log 4 0.6, तो 1 माइनस 0.6 0.4 होगा। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसका अगर तुमको ऑप्शन दिया रहता, मान लो इसका ऑप्शन दिया रहता ये जो है 40 मिनट लग रहा है 60% होने में ना, तो अगर तुमको ऑप्शन दिया रहता कि मान लो 50 सेकेंड मिनट में है ना, तो 50 मिनट, दूसरा रहता 60 मिनट, और फिर रहता 70 मिनट, और फिर 80 मिनट, मान लो ऐसा ऑप्शन रहता। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन रहते तुम्हारे पास, मान लो एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा ही ना। तो लॉजिक से जो है, लॉजिक से हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मान लो देखो ये तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, अगर लेकिन अगर तुमको लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम नहीं है, तो अगर तुमको थोड़ा सा लॉजिक से अगर आंसर आ रहा है तो तुम ये रिस्क ले सकते हो। ठीक है, कैसे? 60% जो है 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया कितना मिनट में? 40 मिनट में। तो 75% जो है वो तो 40 से ज्यादा ही लगेगा, ऑब्वियस है, तो सारे ऑप्शन 40 से ज्यादा ही है। तो उस लॉजिक से तुम तो एक भी ऑप्शन को जो है इसमें एक भी ऑप्शन नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, चारों ऑप्शन है वैसा ही। अब देखो हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, शुरू में रेट ज्यादा होता है, तो शुरू में रेट ज्यादा है और बाद में धीरे धीरे रेट कम हो रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड जो है डिक्रीज हो रहा है ना। ग्राफ नीचे आने पर क्या होता है? ये जो है नीचे आने पर रेट घट रहा है इसे, है ना। तो शुरू में रेट हाई है, बाद में रेट कम हो रहा है, क्योंकि रेट इक्वल टू क्या है? k इंटू ए टू द पावर 1, कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जितना रिएक्शन आगे बढ़ेगा उतना रेट घटेगा। ठीक है, तो उतना अब जो है रिएक्शन होने में टाइम ज्यादा लगेगा। अगर तुम सेम परसेंटेज की बात कर रहे हो, शुरू में रेट ज्यादा था, तो शुरू में रेट ज्यादा था तो कम टाइम लग रहा था खत्म होने में, बाद में रेट कम हो गया तो अब उतना ही खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब देखो 60% जो है वो कितना मिनट में हुआ? 40 मिनट में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सोचे तो 60 में 40, तो 50 में कितना? तुम लॉजिक लगाओ,
60 में 40 तो 50 में कितना, 60 में 40 मतलब 6 में 4, यही ना। तो 6 में 4 अगर तुम लोगे तो 50 में कितना, 6 में 4 तो 50 में कितना, तो 4/6 और इंटू 50, यही होगा ना। तो 4/6 इंटू 50, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 200/6 मतलब 100/3, 100/3 आएगा। तो 100/3 मतलब कितना, 33, मतलब अप्रोक्स 33। लेकिन शुरू में रेट ज्यादा था, ये तो इस रेशियो से ना, इस रेशियो से तुम सोच रहे हो 50% होने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, फिर सवाल है कि 50% हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 50% का अगर हमको निकल गया तो हमको टी हाफ निकल जाएगा, और टी हाफ निकल गया तो हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होता है। तो टी 75% मतलब 25% बचा होगा अभी, तो इसमें 25% बचा हुआ है, मतलब 2 बार हाफ हुआ है, यही ना। 100 से 50 और फिर 50 से 25, तो 2 बार जो है टी हाफ जो है 2 बार हुआ है। लेकिन टी हाफ तो निकले, टी हाफ मतलब 50% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो 50% कंप्लीट होने में अगर वो टाइम तुमको निकल जाए तो उसका डबल होगा ये, ठीक है। क्योंकि ये 25% अभी बचा हुआ है, 2 बार आधा हुआ है, तो 50% हम जो है गेस कर रहे हैं कि 50% कितना आएगा। तो देखो 50% जो है तुम इस डेटा से लोगे इस रेशियो में तो आएगा अप्रोक्स 33। लेकिन शुरू में रेट ज्यादा होगा, ये तो 33 आया है किससे, इस लॉजिक से ना, 60 में 40 उस रेशियो में ना। लेकिन शुरू में रेट ज्यादा होगा तो शुरू में टाइम कम लगा होगा, शुरू में थोड़ा सा टाइम कम लगा होगा। तो 33 तो इस रेट से आया है ना, इसके हिसाब से ना। बट शुरू में जो है, शुरू में ज्यादा था अमाउंट, तो शुरू में रेट भी ज्यादा था, तो शुरू में टाइम कम लगा होगा। तो ये 33 से थोड़ा सा कम टाइम लगा होगा, तो थोड़ा सा कम मान लो 30 के आसपास। तो टी 50 जो है मतलब टी हाफ जो है अगर 30 अप्रोक्स आएगा तो टी 75 कितना आएगा, उसका डबल। तो 30 का डबल कितना, 60, ठीक है। तो यहां से भी देखो तुमको जो है 60 आंसर आ रहा है, ये आंसर ये एग्जैक्ट 60 है मिनट में ना, तो 60 मिनट, ठीक है। तो लॉजिक से भी थोड़ा सा हम इसको आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो हाँ देखो इसमें 50 मिनट भी ऑप्शन है, तो तुम जो ये लॉजिक लगा रहे हो तो थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहना है, ठीक है। ऐसा लॉजिक ऐसा रिस्क जो है तब हम लेंगे जब टाइम बहुत कम बचा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 75% दिया हुआ है कितना, 8 सेकेंड। तो पूछ रहा है फाइंड टी 87.5%। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ रहा है, कितना परसेंट जो है टाइम निकालना है तुमको इतना परसेंट कंप्लीट होने में, तो तुम ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको भूल जाओ, कितना बचा हुआ है सिर्फ उसको देखो। इस केस में कितना बचा हुआ है, 25%, मतलब 2 बार हाफ हुआ होगा, यही ना। एक बार हाफ होगा तो कितना, 50%, फिर 50% का हाफ तो 75% खत्म हो गया, मतलब 25% बचा हुआ है। 75% कंप्लीट होने का मतलब है 25% बचा हुआ है। तो अब देखो लॉजिक से तुम चलो, 8 सेकेंड लगा है कितना, 25% तक आने में, मतलब 2 बार आधा हुआ है, यही ना, 2 बार आधा हुआ है ना। तो 100 से 50 और 50 से 25 इतना होने में 8 सेकेंड लगा। इसका मतलब टी हाफ कितना होगा, दिमाग लगाओ। 2 बार आधा होने में टाइम लगा कितना, 8 सेकेंड, तो 4 सेकेंड होगा। तो इसका मतलब देखो अब बिना पेन यूज किए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 बार जो है 2 बार आधा हुआ है, 100 से 50 और 50 से 25, तो 2 बार आधा हुआ है। और हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट होता है, ये लॉजिक दूसरे ऑर्डर में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में, और दिया ही है फर्स्ट ऑर्डर। तो 2 बार आधा होने में कितना टाइम लगा, 8 सेकेंड। तो एक बार हाफ होने में मतलब टी हाफ कितना लगेगा, 4 सेकेंड, ठीक है। तो हमको टी हाफ निकल गया 4 सेकेंड, तो 12.5% बचा हुआ है अभी, मतलब 25 का भी आधा हो गया है, यही ना। तो यहां तक पूछ रहा है ना, तो 3 टाइम्स टी हाफ, ठीक है। 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, तो 3 बार हुआ है, 3 बार जो है आधा आधा हुआ है। तो टी हाफ निकल गया हमको कितना, 4 सेकेंड। तो 4 का तो 3 इंटू टी हाफ 12 आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो है ये तो लॉजिक से बिना पेन यूज किया ही हम सॉल्व कर दिए। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 75% जो है कंप्लीशन मीन्स 25% रिमेनिंग, और 87.5% कंप्लीशन मीन 12.5% रिमेनिंग, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम इससे भी सॉल्व कर सकते थे, ये जो अपने पास जो ये के का जो इक्वेशन है उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। टाइम जाएगा, जब हमको सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हम फिर इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है।
तो अब जो है 75% मतलब 25% बचा हुआ है, और 87.5 मतलब 12.5% बचा हुआ है। तो 100 से 50, 50 से 25, यहां तक का तुमको दिया हुआ है 8 सेकेंड, यही ना। और हमको पता है जितने बार आधा होगा टी हाफ तो उतना ही आएगा, सेम आएगा। तो तुमको यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, यही पूछ रहा है ना। 12.5 तक आने में मतलब इतना बचा हुआ है अभी, तो 3 बार टी हाफ लगेगा। तो ये जो है यहाँ तक आने में हमको टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। तो एक टी हाफ का निकल जाएगा, इसका आधा, 8 सेकेंड का आधा, मतलब टी हाफ होगा 8/2, 4 सेकेंड। तो हमको टी हाफ निकल गया, ऐसे 3 बार हुआ है। तो यहाँ तक आने में कितना है, टी 87.5% होगा, 3 इंटू टी हाफ मतलब 4 इंटू 3 मीन्स 12 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन, ये जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कॉमन है एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्राई करो, 13 ट्राई करो। 13 में देखो क्या है, इसमें जो है दिया हुआ है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन टी हाफ इज। अब देखो इसमें तुमको ये नहीं दिया है कि इसमें जो है स्टार्टिंग ए नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है ए नॉट का दिया है क्या, स्टार्टिंग नहीं दिया है, तुमको डिफरेंट टाइम पर दिया हुआ है। ठीक है, टी जीरो पर नहीं दिया हुआ है कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटरवल फॉर्मूला पढ़ा है ना, इंटरवल फॉर्मूला डिफरेंट टाइम पर, T1 और T2 पर। तो इसमें देखो T1 है 10 सेकेंड और T2 है 20 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों तुमको दिया हुआ है, दोनों वैल्यू T1 और T2 है, दोनों जो है दोनों का रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, रेट दिया हुआ है दोनों टाइम पर, तो तुम इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो टी हाफ पूछ रहा है तो तुम इससे पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक समझ में आया ना, तो पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है कितना, 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड। ठीक है, और फिर 20 सेकेंड पर दिया हुआ है रेट। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी बोल दिया है। तो तुमको क्या पूछ रहा है, टी हाफ पूछ रहा है। तो इंटरवल फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डिफरेंट टाइम पर दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट टाइम पर रेट दिया हुआ है ना, तो रेट तुमको दिया हुआ है डिफरेंट टाइम पर, तो इसका इंटरवल फॉर्मूला तुम कैसे अप्लाई करोगे। के इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई T2 माइनस T1 इंटू लॉग 81 बाई 82, यही था ना। तो ये जो है इसको अगर हम पहले वाले फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो ये 0 हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, तो टी माइनस 0 और ये भी 0 हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, तो दोनों जो है सेम ही है। ठीक है, तो उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो फॉर्मूला हमको पता है के इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए नॉट बाई 80, तो उससे हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम बता दिए ट्रिक कि कैसे तुम इंटरवल फॉर्मूला तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो T2 कितना है 20 सेकेंड और T1 10 सेकेंड, तो वैल्यू रख दो सबका 20 सेकेंड और ये माइनस 10 सेकेंड। ठीक है, और ये 81 कितना है 0.04, जब टाइम 10 सेकेंड है तो रेट है इतना, तो सारा वैल्यू रख दो 0.04 बाई 0.03। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2.303 बाई 10 लॉग 4 माइनस लॉग 3। ठीक है, तो ये आएगा 4/3। लॉग 4 का वैल्यू पता है 0.6 और लॉग 3 का पता है अप्रॉक्स होता है 47, ये 0.478 के आसपास। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू इसका जो है ये पता है। अब जो है अब क्या करेंगे, टी हाफ फाइंड करना है ना, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई के, यही होता है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ही है ना 0.693 बाई के या ln2 बाई के, दोनों सेम है। ठीक है, इसी को अगर हम इसका वैल्यू फाइंड किए तो इसके जगह क्या लिखेंगे 2.303 इंटू लॉग 2 बाई के, ये लिखेंगे ना। तो अभी हमने क्या किया है, इसको 2.303 टर्म लिख दिए, क्यों, क्योंकि 0.693 अगर लिखते हैं तो यहाँ के से डिवाइड करना है अपने को, के में ऑलरेडी 2.303 टर्म है, तो उससे कैलकुलेशन हमारा डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए बेटर है कि तुम इसको क्या करो, ln2 को कन्वर्ट कर लो log 2 के फॉर्म में, तो ये टर्म ऑलरेडी रहेगा 2.303 ऑलरेडी रहेगा, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ln2 को हमने क्या किया 2.303 इंटू लॉग 2, ठीक है, अपॉन के, तो के का वैल्यू रख दो, तो के क्या होगा 2.303 और ये 10 जाएगा ऊपर और ये टर्म आएगा यहाँ,
तो log 4.6 माइनस ये log 3 का वैल्यू है, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने ln 2/k लिया है। तो तुमको ये भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन तुमको आसान करने के लिए कौन सा लेना है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। तो 0.693 हमने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2.303 टर्म था, ठीक है। या फिर तुम क्या करो, यहाँ पर ln टर्म लो, यहाँ पर ln टर्म लोगे तो ऑलरेडी ये नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ पर तुमको इसमें 2.303 में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन ln टर्म लोगे तुम log का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, प्रॉब्लम ये है। इसलिए log के टर्म में जो है अगर वैल्यू फाइंड करना है अपने को तो log के टर्म में बेटर है, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू रख दो, ये आएगा कितना, ये आएगा log 2 कितना होता है 0.3 इंटू 10 3, और ये आएगा अप्रॉक्स 0.13 के आसपास आता है। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये इसको 13 लिख रहे हैं तो ये 300 होगा, 300/13। तो इसको डिवाइड करोगे तो अब तुम ऑप्शन पर भी ध्यान दो कि ऑप्शन कौन सा अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड करोगे तो पहले 2 आएगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, ये वैल्यू जो है अप्रॉक्स है। वैसे भी हमको पता है लॉग का जो डेटा है, लॉग का वैल्यू वो अप्रॉक्स ही देता है, वो एग्जैक्ट नहीं देता, इसलिए तुमको गैप ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। गैप देखो ऑप्शन में ज्यादा है, तो ये आएगा कितना, एक ही ऑप्शन है 24.1, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आंसर इज सी, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ, इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तुमको, और फिर क्या पूछ रहा है कि रिएक्शन बताओ ए, बी और सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कौन सा जो है रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, और ये इक्वेशन तुमको पूछ रहा है। इसमें बताओ सबसे पहले कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, ए, बी, सी। ए होगा, क्यों, टाइम के रिस्पेक्ट में घट जाता है। हाँ, तो टाइम जब आगे बढ़ रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो एक ही ऐसा सिर्फ ए है जो डिक्रीज हो रहा है, तो ए होगा रिएक्टेंट। तो इसमें बी तो कैंसिल हो गया, हाँ। ठीक है। तो ए, सी, डी में से तुमको अब सेलेक्ट करना है। तो ए है रिएक्टेंट और बी और सी क्या है, प्रोडक्ट, क्योंकि 0 टाइम पर बी था 0, टाइम बढ़ा तो बी भी बढ़ा और सी भी बढ़ा, यही ना। तो बी भी बढ़ रहा है और सी भी बढ़ रहा है, तो इससे जो है, इससे हम ये, इससे बताओ बी और सी प्रोडक्ट है तो बी भी नहीं होगा, और कौन सा, हाँ पहले ही हम लोग कैंसिल कर चुके हैं किसको, ये बी को पहले भी कैंसिल कर चुके हैं ना, और अभी इससे आया है बी और सी प्रोडक्ट है। तो तुम इस डेटा से तुम जो है अभी मतलब ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ए, सी, डी में से कौन सा होगा, क्योंकि बी तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और यहां से भी तुम यही कंफर्म कर रहे हो कि बी कैंसिल हो रहा है, तो तुम उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि ए, सी, डी में से कौन सा होगा, ठीक है। और ये तीनों जो ऑप्शन है ए, सी, डी, तीनों में ही ए है रिएक्टेंट और बी, सी जो है तीनों में ही प्रोडक्ट है। तो फिर अब कैसे फाइंड करें, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें टाइम जब आगे बढ़ रहा है तो बी और सी में ज्यादा कौन बन रहा है, सी या बी, सी बन रहा है। तो अब ऑप्शन पर जाओ, ऑप्शन में देखो 20 से ज्यादा सी बनना चाहिए, तो 20 से ज्यादा सी बनना चाहिए, तो फिर से प्रॉब्लम है, ये इसमें जो है 20 से ज्यादा सी बन रहा है और इसमें दोनों इक्वल बन रहा है, तो सी तो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर 20 से ज्यादा सी बन रहा है और यहाँ भी 20 से ज्यादा सी बन रहा है, तो फिर तो फिर ए और डी में फिर से प्रॉब्लम है। अभी तुम्हारे पास सी कैंसिल हो गया, राइट, सी कैंसिल हो गया, तो बी पहले से कैंसिल था तो बी सी कैंसिल हो गया, लेकिन ए डी में कैसे डिसाइड करोगे, हाँ, तो यहाँ से पता चलेगा अपने को। तो ये देखो, ये जो है ए क्या हो रहा है, ए डिक्रीज हो रहा है, कितना, ए डिक्रीज हो रहा है 2 से, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए डिक्रीज हो रहा है कितना, ये डिक्रीज हो रहा है कितना, ये 4 से 2 हो गया, तो ये 2 से डिक्रीज हो रहा है, यही ना। और बी कितना इंक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज हो रहा है कितना 1, तो बी जो है 1 से इंक्रीज हो रहा है, और सी हो रहा है इंक्रीज कितना, यहां तक गया है, तो सी इंक्रीज हो रहा है 3 से, ठीक है। तो सी 3 से इंक्रीज हो रहा है, तो अब तुम इससे फाइंड कर सकते हो। तो सी में इंक्रीमेंट है कितना 3, यही ना। तो सी जो है, सी देखो यहाँ 0 से लेकर के 3, तो इसका मतलब आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये दिखने में डिफिकल्ट लगता है बट है बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। चलो ये लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, तो 14 का आंसर आ गया डी, ठीक है। 15 में क्या है, रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस ए एंड बी इज गिवन बाय रेट
यहाँ पर दिया हुआ है रेट k इंटू ए टू द पावर n और b टू द पावर m, ठीक है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b, द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। ये जेईई मेंस 2003 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहले से तुमको रेट दिया हुआ है, ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, और फिर क्या बोला है, कंसंट्रेशन जो है ए का उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और बी के कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। तो रेट वन जो होगा, रेट वन जो है ओल्ड रेट, वो तो जैसा है दिया हुआ वैसा ही है, k इंटू ए टू द पावर n और m टू b टू द पावर m। और रेट टू जो होगा मतलब न्यू रेट, वो क्या होगा, इसको डबल कर दिया है, तो a हो गया 2a और b को हाफ कर दिया है, तो ये हो गया b/2। तो अब देखो, अब ये हो गया b/2 और ये हो गया 2a। तो इसको तुम क्या करो, यहां से 2 को बाहर निकालो और यहां से 1/2 को बाहर निकालो, तो क्या होगा, k और ये a टू द पावर n, b टू द पावर m और 2 यहां से बाहर निकलेगा तो 2 टू द पावर n होगा, और ये 1/2 बाहर निकलेगा ना, तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर m होगा, तो ये 2 टू द पावर m से डिवाइड होगा। तो ये जो है, अब देखो ये टर्म तो सेम है, ये टर्म सेम है ना। अब यहाँ से 2 बाहर निकल गया और यहाँ से भी 1/2 बाहर निकल गया, तो ये टर्म आएगा। तो अब जो हम डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो यही ना बचेगा सिर्फ, तो सिर्फ यही टर्म बचेगा। तो रेट 2 बाय रेट 1 मीन्स रेट न्यू बाय रेट ओल्ड जो होगा, उसमें ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 टू द पावर n बाय 2 टू द पावर m मीन्स 2 टू द पावर n माइनस m। तो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर डी, यही ना होगा। तो ये आंसर इज डी, ठीक है, समझ में आया। चलो लिखो इसको। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें तुमको ग्राफ दिया हुआ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, और ए बी सी तीनों के लिए तुमको पूछ रहा है कि ये बताओ कि ऑर्डर कौन सा होगा, मतलब ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए तुमको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इन द रिएक्शन P प्लस Q से RS बन रहा है, ठीक है, R और S क्या है, प्रोडक्ट है, और P और Q रिएक्टेंट है। द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ P, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द फिगर, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो देखो P के बारे में तुमको दे दिया है, दो रिएक्टेंट है ना, तो P के बारे में दे दिया है क्या कि टाइम टेकन 75% जो है, टाइम जो है, ये मतलब ये जो है 75% जो है टाइम जो है वो क्या है, वो ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50%, ठीक है, मतलब 2 इंटू टी हाफ, ठीक है। और Q के लिए तुमको ये दिया हुआ है, ये ग्राफ Q के लिए, तो तुमको पूछ रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ठीक है। ये क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो Q का कंसंट्रेशन ना, तो ये Q का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो अब देखो इसमें ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो होगा उसका फिक्स होगा। और ये देखो ये क्या है, Q नॉट है, मतलब ये 0 टाइम के लिए है कंसंट्रेशन, तो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली ये जो है कुछ टाइम के बाद खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो अब तुम दिमाग लगाओ इस दोनों का, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आया आंसर, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, रेट देखो, रेट जो है ए के लिए कांस्टेंट है, तो ए के लिए क्या है, रेट है कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे आएगा, रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पर पावर 0 होगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें बी और सी में, बी में देखो ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन पर पावर 1, ये होगा। तो रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन, अगर मान लो ए है रिएक्टेंट तो ए पर पावर 1 होगा, तो आर इक्वल टू के इंटू ए पर पावर 1, यही ना होगा। तो यहाँ पर ए आएगा, तो ये आर है वाई एक्सिस पर, तो ये वाई, और ये स्लोप का काम कर रहा है के, और ये एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और स्लोप है एम मतलब के, तो ये जो है ये वही है। तो बी क्या है, बी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो बी होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सी में देखो ये पैराबोला टाइप का है, ठीक है, तो पैराबोला कैसा किसका होता है, आर इक्वल टू मतलब वाई एक्सिस पर अगर जो है आर है, आर को जो हम वाई से अगर इंडिकेट करते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का ग्राफ है ये। तो वाई क्या है, रेट है, और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन, मतलब
के इंटू कंसंट्रेशन पर पावर 2 होगा, ये पैराबोला टाइप का है ना, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के इंटू कंसंट्रेशन पर पावर 2। तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, 2। ठीक है, चलो अब इस पर आते हैं। इसमें देखो क्या है, टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो पी के बारे में क्या बोल रहा है, टी 75% जो है वो है डबल ऑफ टी 50%, मतलब टी हाफ का डबल है। तो पी के लिए टी 75% क्या है, डबल ऑफ टी हाफ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता है। 75% का मतलब क्या है, 25% बचा हुआ है, और ये 50% इसमें कंप्लीट हो गया, मतलब 50% बचा हुआ है। तो 50% में जितना टाइम लग रहा है तो टी हाफ है, और फिर अगला 25% खत्म होने में, मतलब 75% तक आने में, तो 75% का आना मतलब क्या, 25% बचा हुआ है, तो 2 बार टी हाफ। तो ये जो है 2 बार टी हाफ जो है वो इक्वल है किसके, टी 75% के। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है किसके लिए, पी के लिए। अब क्यू के लिए तुमको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या है, ये जो है ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ये जो है क्या हो रहा है, ये फिनिश हो रहा है। तो ये इसका जो ऑर्डर आएगा ये आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखो इसमें जो है ये इसका हम स्लोप तो निकाल सकते हैं, तो जीरो ऑर्डर का ये ग्राफ है, समझ में आया। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ ऐसे ही आता है। ये याद है ना, ए टी इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। तो ए नोट क्या था, ए क्या था, रिएक्टेंट, तो ए की जगह यहाँ क्यू है, तो क्यू नोट माइनस के टी। तो टाइम जो है, टाइम आगे बढ़ रहा है, और के है क्या, स्लोप, मतलब माइनस के। तो स्लोप ये देखो डिक्रीज हो ही रहा है, और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, तो क्यू क्या होगा, जीरो ऑर्डर का। तो हमको पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर, ये पूछ रहा है ना, तो रेट क्या हो जाएगा, के इंटू पी के रिस्पेक्ट में पावर 1 और क्यू के रिस्पेक्ट में पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा 1 + 0 मतलब 1 आएगा। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन जो है ये है जेईई मेंस 2014 का, ये था जेईई एडवांस का। ठीक है, तो ये जो है जेईई मेंस का है 2014 का, इसको पहले खुद से ट्राई करो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका आंसर, 1/16। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें टी हाफ दिया हुआ है कितना, 15 मिनट, और पूछ रहा है कि 1 आवर के बाद कितना अमाउंट बचा होगा। तो ये तो ओरली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। 1 आवर में कितने टी हाफ होंगे, 4। 1 आवर मतलब क्या, 60 मिनट, तो 15 मिनट जो है 4 बार आया होगा, तो 15 मिनट के बाद आधा होता है, और हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो 15 मिनट के बाद आधा होगा, फिर से नेक्स्ट 15 मिनट के बाद फिर से आधा, फिर उसके नेक्स्ट 15 मिनट के बाद फिर से आधा। तो कितने बार आधा होगा, 4 बार। तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे हम। तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग में मान लो ए नोट था, तो 15 मिनट के बाद कितना होगा, ए नोट बाई 2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट के बाद फिर से आधा हो जाएगा। तो इसका फिर से आधा मतलब क्या, ये 2 से डिवाइड है, तो अभी 4 से डिवाइड होगा, मतलब 2²। फिर से नेक्स्ट 15 मिनट के बाद ए नोट बाई 2⁻3, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट के बाद ए नोट बाई 2⁻4। तो 1 घंटा हो गया। तो 1 आवर में जो है कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 4 × 15। तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है तुमको, अगर इसका मल्टीपल्स है तो हमको पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं। टी हाफ का अगर मल्टीपल्स है तो ये तो है ही ना, 1 आवर मतलब कितना, 15 मिनट्स 4 बार आया है, तो 4 बार आया है तो 4 टाइम्स आया है, तो 4 टाइम्स जो है 2 से डिवाइड कर दो, सीधा है आंसर। तो आंसर क्या होगा, जो भी स्टार्टिंग में होगा, मान लो ए नोट है स्टार्टिंग में, तो ए नोट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार, 4 टाइम्स। तो सीधा जो है क्या करेंगे हम, 2⁻4 कर देंगे। तो ये कितना आएगा, ए नोट पर पावर कितना, मतलब अभी ये जो है ये है अभी बचा हुआ है, समझ में आया, ये अभी रिमेनिंग है। तो ये कितना होगा, इतना बाय 16 होगा। तो ये जो होगा ये अभी रिमेनिंग है, इतना भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 आवर, तो इतना भी बचा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब ये स्टार्टिंग 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट
1/8 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट 1/16 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो ये हो क्या होगा, इसको अगर हम A0 से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल अमाउंट के रिस्पेक्ट में कितना आएगा आंसर 1/16। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें पेन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। चलो लिखो इसको। अब हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो ए है रिएक्टेंट, ठीक है, ए है रिएक्टेंट, तो इससे दो प्रोडक्ट बन रहा है बी और सी, और दोनों के बनने का रेट भी डिफरेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट देखो, इसका K1 और इसका K2 है। तो दोनों जो है ये एक ही रिएक्टेंट से बन रहा है बी और सी। तो अब अगर हम रेट लिखें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, तो -dA/dt रेट होगा। तो अगर मान लो हम पहले पढ़ते थे हम लोग ए से मान लो बी बन रहा है प्रोडक्ट, और रेट कांस्टेंट अगर K है, तो -dA/dt क्या होता था? -dA/dt होता था क्या? K इंटू A⁴ ये होता था ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये फर्स्ट ऑर्डर ही तो है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता था। ठीक है, अब अगर मान लो ये -dA/dt जो है यहाँ पर क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहा है ना। यहाँ पर एक ही था ना प्रोडक्ट और रेट कांस्टेंट किया था, तो ऐसा लिखते थे। यहाँ पर क्या है, ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जा रहा है, ए से बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। तो अब जो है ए से कुछ रिएक्टेंट जो है, मतलब रिएक्टेंट ए है, इसका कुछ पार्ट जो है बी में चला गया होगा और कुछ पार्ट सी में चला गया होगा, और दोनों सेम टाइम पर हो रहा है। तो ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये ना, मतलब ये प्रोडक्ट जो बन रहा है दो बन रहा है। तो अब देखो, अब ए के बारे में हम अगर लिखे रेट, तो यहां पर क्या था K इंटू A⁴ यहां पर क्या होगा K1 इंटू A⁴ प्लस K2 इंटू A⁴। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है इधर भी जा रहा है बी में भी और सी में भी जा रहा है। तो बी में कितना गया, बी में कितना गया K1 इंटू ए, और सी में कितना गया K2 इंटू ए। तो सेम टाइम पर दोनों में जा रहा है वो, यही ना, बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है, तो दोनों में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो रेट जो होगा वो, उसके लिए हम दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कितना गया बी में और कितना गया सी में, समझ में आया? तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल जो है ए से कितना प्रोडक्ट बना वो निकल जाएगा, समझ में आया? तो ये जो है ये किसके लिए है, बी के लिए, और ये किसके लिए है, सी के लिए। तो कुछ बी में गया और कुछ सी में गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो उतना ए से गया ना, ए से फाइनली गया कितना, कुछ बी में गया इतना और सी में गया इतना, तो दोनों को ऐड करोगे तो ए से टोटल इतना गया, वही तो रेट है, समझ में आया? वही रेट है ए का। ए कितना जो है, ये ए का जो है ये कंसंट्रेशन कितना पर यूनिट टाइम में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही है रेट। तो इसको कॉमन ले लो, K1 प्लस K2 इंटू ए आएगा, ए हमने कॉमन लिया है। तो अब देखो ये, इसको अगर कंपेयर करोगे तुम जनरल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं उससे अगर कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा, K इंटू A⁴ होता है ना। तो यहाँ भी देखो K की जगह K1 प्लस K2 आया है, यही डिफरेंस है। तो रेट इक्वल टू जो है, रेट इक्वल टू क्या होता था K इंटू A⁴, यहाँ पर K की जगह K1 प्लस K2 आ गया है, और A जो है A⁴ अभी भी है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे प्रोडक्ट जो है ये, यहाँ पर जो है ए प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट जो है एट एनी टाइम टी कितना अभी बचा हुआ है। तो रिएक्टेंट जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है एट एनी टाइम टी, A0 इंटू e⁻ KT था। अगर इस केस में अगर ऐसा है तो इसके लिए जो है, इसके लिए AT जो है, AT इक्वल टू क्या होगा, A0 इंटू e⁻KT, माइनस KT था ना, A0 इंटू e⁻KT। तो ये था कब, जब ऐसा हो केस A से B बन रहा है और रेट कांस्टेंट K हो। बट यहां पर क्या है, K की जगह आ जाएगा K1 प्लस K2, बाकी सब सेम है, समझ में आया? तो K की जगह आ जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, अब देखो dB/dt की बात करें हम, B जो है, B का फॉर्मेशन, B तो फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट है ना, तो dB/dt जो होगा वो क्या होगा K1 इंटू ए, क्योंकि इसका जो है इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K1 है, तो ये होगा K1 इंटू ए। ठीक है, और ये जो है dC/dt क्या होगा, K2 इंटू ए होगा। तो इसका रेट कांस्टेंट जो है K2 है, तो K2 इंटू ए होगा। दोनों के बनने का रेट अलग अलग है क्योंकि रेट कांस्टेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम dB/dt की बात करें तो dB/dt जो है क्या है, K1 इंटू ए,
ये किसी भी टाइम पर तुमको चेक करना है तो उस टाइम पर हम K1 और उस पार्टिकुलर टाइम पर जो A होगा उसका कंसंट्रेशन रख देंगे। तो dV बाई dt जो है वो क्या आएगा, A मतलब क्या है, जिस टाइम हम चेक कर रहे हैं उस टाइम का कंसंट्रेशन, मतलब A मतलब है AT, यही ना। तो AT की जगह ये रख दो, तो dV बाई dt इक्वल टू फाइनली क्या आएगा, dV बाई dt इक्वल टू आएगा K1 इंटू A नॉट, इसकी जगह हमने ये रख दिया है A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। समझ में आया? ये ए का मतलब क्या है, एट एनी इंस्टेंट, ये रेट हम किसी भी टाइम पर चेक कर सकते हैं, या ये दोनों में से कोई भी। तो ए इज नथिंग बट ए टी, एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी जो है, अब इसको हम ए टी को रिप्लेस कर दिया इसमें। अब अपने को क्या करना है, ये जो है डी टी को इधर ले जाओ और फिर इंटीग्रेट कर दो, तो इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड डी बचेगा, और डी टी को इधर ले जाओ तो K1 A नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ये जो है ये बाहर आ गया, और ये ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है। और यहाँ dt होगा, dt को इधर ले गए ना, तो ये होगा dt, ठीक है। ये आएगा K1 इंटू A नॉट अपॉन ये कांस्टेंट K1 प्लस K2, ठीक है। और ये आएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। समझ में आया? तो अब जो है, अभी इस केस में, अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे उस केस में और इस केस को तुम कैसे कोरिलेट करोगे। यहां पर क्या था, एक ही था प्रोडक्ट, ये था ना, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट था, तो मान लो B, यहाँ भी B है, ये भी मान लो B ही है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट जो है K था, यहाँ पर क्या है, दो प्रोडक्ट है, तो दोनों का रेट डिफरेंट है, K1 और K2, यहाँ पर एक ही था। तो अगर एक ही होगा तो K1 और K2 दो नहीं होगा, कोई एक ही होगा ना। तो मान लो K2 नहीं है, ओनली K1 है, हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं पिछला वाला केस से, इसको, इस इक्वेशन को कोरिलेट कर रहे हैं पिछला केस से। पिछला केस में जो है, पिछला केस में प्रोडक्ट क्या होता था, अगर तुमको याद हो, प्रोडक्ट होता था P एट एनी टाइम T इक्वल टू, अब प्रोडक्ट जो है रेट कांस्टेंट K जो है, K टर्म जो है ई टू द पावर माइनस में होता था, प्रोडक्ट होता था क्या, A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT, ये होता था। अब अगर तुम इसको इससे कोरिलेट करो, पिछले केस को इससे, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है वहां पर एक ही था, इसमें एक ही था ना, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट दो है, लेकिन हम अभी पार्टिकुलर B को ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस केस में सिर्फ K था, तो K1 प्लस K2 में जो है K2 जो है नहीं लो, तो देखो K2 अगर नहीं लिए तो बचेगा सिर्फ K1, और K1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा A नॉट। तो देखो पिछला केस से मैच कर रहा है, यहाँ A नॉट आ गया, और यहाँ भी देखो, यहाँ पर जो है K1 रहेगा, K2 नहीं रहेगा, तो ई टू द पावर माइनस K1T, तो पिछला केस से ये मैच कर रहा है। समझ में आया? पिछला केस में क्या था, सिर्फ अभी तक जो पढ़े थे उसमें एक ही था प्रोडक्ट, और रेट कांस्टेंट था सिर्फ K। अभी जो है दो प्रोडक्ट है और दोनों का डिफरेंट रेट कांस्टेंट है। तो अगर तुमको पिछला केस याद है तो तुम खुद से भी ये सोच सकते हो, समझ में आया? इससे इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, अब इस यहाँ पर भी पिछला केस से मैच कर रहा है। यहाँ पिछला केस में क्या था, ये K1 प्लस K2 नहीं होकर के यहाँ पर K था, ये था ना। तो ये जो है पिछला केस में यहाँ पर K था, AT इक्वल टू A नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस KT। तो जहां भी K था वहां पर K1 प्लस K2 आ रहा है अब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलो आगे, अब ये है BT, मतलब एट पार्टिकुलर टाइम, एट टाइम T पर B का कंसंट्रेशन इतना होगा, ठीक है, एट टाइम T। सिमिलरली एट टाइम T पर C का कंसंट्रेशन अगर हमको पूछे तो वो भी वैसा ही होगा। यहाँ K1 था तो यहाँ K1 की जगह K2 आ जाएगा, बाकी सब सेम, ठीक है। तो K1 की जगह K2 आ जाएगा, समझ में आया? अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स व्हेन T टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में हमको पता है कि कितना टाइम लगता है, इनफिनाइट टाइम लगता है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, अब देखो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ए कुछ बचेगा क्या, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0, ठीक है। हम मान रहे हैं अभी हम मान रहे हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है, तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, बट हम मान लिए हैं कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद वो कंप्लीट हो गया, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये तो 0 बचेगा, ये खत्म हो गया। अब सवाल है बी और सी कितना बनेगा। तो जब खत्म हो गया तो बी और सी जो भी बनेगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब उससे ज्यादा अब नहीं बन सकता है, यही ना, मैक्सिमम बनेगा। क्योंकि ए जो है, ए जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ए जब फिनिश,
तो बी और सी जो भी बनेगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो अब सवाल ये है कि बी मैक्स होगा कितना। तो बी मैक्स कितना होगा, तो देखो बी मैक्स इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2। अब बोलोगे तुम ये कहां से आया, तो देखो टाइम जो है टी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा बी मैक्स के लिए। मतलब मैक्सिमम बी कब बनेगा, इन्फिनिट टाइम के बाद, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो टी जो है, टी को तुम क्या लोगे, इन्फिनिटी लोगे। तो अब जो है बी में क्या करो, टी की जगह क्या रख दो, इन्फिनिट रख दो। तो ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 1 बाई ई टू द पावर K1 प्लस K2 इंटू टी लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये 1 माइनस ये जो है होगा 1 बाई ई टू द पावर K1 प्लस K2 और इंटू टी लिख सकते हैं इसकी जगह ये जो है यहाँ माइनस था ना पावर, तो अब ये प्लस हो जाएगा। तो अब बताओ ये जो है अगर हम ऐसा लिख दिए इसको ये, तो अब टाइम हम क्या ले रहे हैं, ये बी मैक्स के लिए टाइम ले रहे हैं क्या, इन्फिनिटिव। तो जब टाइम इन्फिनिटिव लेंगे तो ये ई टू द पावर इन्फिनिटिव, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होगा, 0। तो ये टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो ये 1 बाई इन्फिनिटिव 0 होगा। तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो ये टर्म जो है 1 आ गया, समझ में आया। और यहां से भी तुम देख लो, यहां से ये 1 बाई ई टू द पावर प्लस K1 प्लस K2 इंटू टी आएगा। यहाँ पर अगर ये माइनस है ना तो 1 बाई जो है करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1 बाई ई टू द पावर प्लस में आ जाएगा ना K1 प्लस K2 इंटू टी। तो यहाँ पर भी ये टर्म 0 हो जाएगा इन्फिनिटिव टाइम के बाद। तो ये टर्म 0 मतलब क्या, क्योंकि ये टर्म इन्फिनिटिव हो रहा है ना, तो ये टर्म इन्फिनिट मतलब 1 बाई इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, 1 बाई अगर इन्फिनिट तो वो जो है 1 को अगर डिवाइड करोगे तुम इन्फिनिट से तो वो 0 होगा। तो ये टर्म 0, तो 0 इंटू ए नॉट 0, तो 0 बचना भी चाहिए इन्फिनिटिव टाइम के बाद जो है रिएक्टेंट 0 बचना चाहिए। ठीक है, तो इन्फिनिट टाइम के बाद ये 0 बचना चाहिए। तो सब कुछ लॉजिकल चल रहा है। ठीक है, अब बी जो है मैक्स कितना होगा, तो ये टर्म जो है, ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया मैक्सिमम टाइम के, मतलब टाइम जो है इन्फिनिटिव के बाद। तो ये टर्म 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 हो गया। तो सिर्फ ये बचेगा, तो बी मैक्स जो बचेगा सिर्फ K1 ए नॉट बाई K1 प्लस K2 बचेगा इन्फिनिटिव टाइम के बाद। तो जो भी जो है बच रहा है बी, मतलब बी फॉर्म हो रहा है, बचेगा नहीं, बी तो फॉर्म होगा ना। तो इन्फिनिट टाइम के बाद बी जो है मैक्सिमम फॉर्म होगा और वो इतना होगा, समझ में आया। सिमिलरली सी जो है, सी भी वही सी के साथ भी वैसा ही करेंगे, यही ना। तो सी भी वैसा ही होगा, सी भी कितना होगा मैक्सिमम, ये K1 की जगह K2 आ जाएगा, ये K2 ए नॉट बाई K1 प्लस K2, यही ना होगा। तो यहाँ भी ये भी वैसा ही होगा, कब, जब टाइम इन्फिनिटिव है, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो सी जो है मैक्सिमम फॉर्म होगा ये। क्लियर? अब देखो, अब ए नॉट की अगर हम बात करें, ए नॉट क्या था स्टार्टिंग में, कितना था ये, वही है ना ए नॉट। तो वो जो होगा एट एनी टाइम टी कितना अभी बचा हुआ है और कितना बी फॉर्म हुआ है और कितना सी फॉर्म हुआ है, सबको तुम ऐड कर दोगे ये तीनों को, तो ए नॉट के बराबर आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से। जैसे मान लो तुमने स्टार्टिंग में तुमने मान लो ये ए लिया था, कुछ कितना लोगे, मान लो ए लिया था 100 मान लेते हैं। ठीक है, मान लिए। और K1 जो है, K1 मान लो कुछ है, मान लो K1 का वैल्यू मान लो 3 मान लेते हैं। ठीक है, और K2 का वैल्यू मान लो 4 मान लेते हैं, दोनों तो कांस्टेंट है ना। तो अब जो है 100 था स्टार्टिंग में और ये 3 और ये कितना 4, तो ये जो है बी बन रहा है 3 के रेट से, मतलब रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर 4 है, ये बी के लिए और ये सी के लिए। ठीक है, ये मान लिया। तो 100 से कितना, 100 से जो है ये बी बन रहा है और सी बन रहा है 3 और 4 के रेशियो में, रेट कांस्टेंट है 3 और 4 में। अब कुछ टाइम के बाद मान लो इसमें से कुछ जो है कुछ कंप्लीट हो गया, मान लो इसमें से कितना मान ले, ये मान लो 3 के रेट से जा रहा है ना, हम सिंपल डेटा लेते हैं। तो सिंपल डेटा लेते हैं, मान लो ये जो है ये दोनों मिल, ये इससे जो है 70 मान लो कंप्लीट हो गया है, मतलब 100 में से 70 जो है ये है कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में तुमने लिया था 100, अब मान लो 70 इसमें से चला गया, तो 70 जो है 70 में से कुछ जा रहा है बी और कुछ जा रहा है सी। तो जो है रेशियो क्या है 3 और 4 का, यही ना, 3 और 4 के रेशियो में जा रहा है। तो 70 में से कितना गया होगा बी और कितना बना होगा सी, सीधा ये जो है डेटा हमने लिया है 30 और 40, यही ना। तो 30 बना होगा बी और ये बना होगा सी।
ठीक है। तो अगर हम 100 ले रहे हैं तो ये 100 में से ये b जो है वो कितना होगा, ये होगा 30, यही ना होगा। तो b होगा 30 और c होगा कितना 40, और यहाँ बचेगा कितना 70 खत्म होने के बाद। तो ये बचेगा 70 खत्म होने के बाद 30। तो अब देखो ये बचा हुआ क्या है, ये है 80 एट टाइम t कितना ये रिमेनिंग है, तो यही तो है ये। और अभी कितना ये फॉर्म हुआ है b 30, तो यही है ना 30 ये, और c कितना फॉर्म हुआ है 40, यही है ना 40। तो 40 प्लस 30 प्लस 30 देखो तो सब मिला करके 100 आ रहा है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में 100 ही लिए थे ना। तो अब समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ए नॉट इक्वल टू हम ये तीनों को लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये होगा ए नॉट इक्वल टू 80 प्लस बी टी प्लस सी टी, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। चलो अब बी मैक्स अपॉन सी मैक्स, इसका और इसका अगर रेशियो लिए तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली रेशियो आएगा क्या, K1/K2, ये ना आएगा रेशियो। तो रेशियो देखो यहां पर भी रेशियो तुम किसी भी टाइम लो या मैक्सिमम टाइम के बाद लो। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या होगा, ये 30 और 40 के रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। हमेशा जो है बी और सी का रेशियो 3 और 4 का ही होगा। जिस रेशियो में मतलब ये जो है बी फॉर्म हो रहा है और सी जो फॉर्म हो रहा है वो दोनों 3 और 4 के रेशियो में फॉर्म होगा हमेशा। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब ये फिनिश हो जाएगा, तब भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी इसी रेशियो में बनेगा। तो वो तो लॉजिकल है, K1/K2 ही होगा, मतलब 3/4 ही आएगा रेशियो। तुम देख लो ये एट टाइम टी पर भी ये बन रहा है 30 और ये बन रहा है 40, तो 3/4 ही बन रहा है, ठीक है, मतलब रेशियो 3/4 का ही आ रहा है। तो बी मैक्स और सी मैक्स इसका जो रेशियो आएगा वो K1/K2 आएगा। ये किसी भी टाइम पर तुम चेक करो या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, हर जगह जो रेशियो तो वही आएगा। तो ये BT/CT के इक्वल होगा, मतलब एट एनी टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम पर भी तुमने चेक किया तब भी वही होगा रेशियो हमेशा दोनों का प्रोडक्ट का K1/K2 ही आएगा, क्लियर। क्योंकि उसी रेशियो में बन रहा है ना, दोनों का रेशियो K1 और K2 का जो रेशियो है उस रेशियो में बन रहा है, तो हमेशा वही होगा ना, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो लॉजिक से हम समझ लिए। और यहाँ पर अब देख रहे हैं रीजन क्या है, BT इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, BT इक्वल टू एट एनी टाइम T K1 इंटू ए, यही ना, क्योंकि A से B में कन्वर्ट हो रहा है और रेट कांस्टेंट K1 है, और ये जो है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। तो BT इक्वल टू K1 इंटू ए, सिमिलरली CT इक्वल टू K2 इंटू ए। तो दोनों का रेशियो तुम लोगे तो ए कैंसिल होगा तो K1/K2 ही ना आएगा, समझ में आया। तो ये तो लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारा इक्वेशन जो था पहले का K और टाइम में रिलेशन, तो वो क्या था, K इक्वल टू 2.303/T इंटू लॉग A0/80। तो सब कुछ वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, K जहां पर था वहां पर अब K1 प्लस K2 आ जाएगा, यही ना चेंजिंग आया है। तो K1 प्लस K2 इक्वल टू, बाकी सब कुछ वैसा ही है, देख लो A0/80, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक ही है ना। तो ये जो है एक के लिए वैसा ही होगा A0/80, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इससे तुम अब सोच सकते हो, मतलब पहले का जो है जो भी था, हम लोग जो अभी तक पढ़े थे वो उससे ये काफी जो है सिमिलर है दोनों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही है ना। बस ये है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये जो है ये नीट में तो इस टॉपिक में नीट वाले के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट जेई वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये चीज जो है तुमको फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। तो नीट वाले को भी वहां भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इस केमिस्ट्री में, पार्टिकुलर केमिस्ट्री में नीट वाले के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये समझ लिया तो तुमको वहां पर थोड़ा हेल्प मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो लिखो इसको। चलो अब ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, A वर्सेस T और B वर्सेस T। A है क्या, रिएक्टेंट, ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और B है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसा B का ग्राफ होगा वैसा ही C का होगा। तो A और B का पहले ड्रॉ करो, B का जैसा होगा वैसा ही C का आएगा। चलो पहले खुद से ट्राई करो। आ गया। तो ये है A वर्सेस T, मतलब रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ पहले जैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, पहले था रेट कांस्टेंट K, और यहाँ पर K ये जो है K हो जाएगा K1 प्लस K2। अब B के लिए पहले क्या था, प्रोडक्ट था एक ही, अब यहाँ दो डिफरेंट है, तो दोनों के लिए सेपरेटली लिखेंगे हम। तो यहाँ भी वैसा ही होगा,
ठीक है। तो ये जो है पहले भी ऐसा ही होता था, अभी भी ऐसा ही होगा। तो ये एट टाइम टी बी जो है, बी क्या है, ये है ग्राफ, ठीक है। तो अब जो है ये जो लाइन है ये मैक्सिमम है, इतना प्रोडक्ट मतलब बन सकता है एट टाइम इन टी, कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ये लाइन जो है यहाँ पर ये कब इसको टच करेगा, जब टाइम इन्फिनिट होगा, ठीक है। और उसका वैल्यू क्या होगा, बी मैक्स। तो इन्फिनिटिव टाइम के बाद ये जो है बी मैक्स है, बी मैक्स इतना ही ना है। तो ये जो है ये वैल्यू जो होगा, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है ये मैक्सिमम बी को प्रोडक्ट जितना बन सकता है उसको इंडिकेट करता है। तो पहले भी तो वैसा ही था, पहले भी हम प्रोडक्ट पी वर्सेस टी का ग्राफ वैसा ही होता था, ठीक है। तो पिछला केस में और इस केस में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है वहां पर पिछला केस में क्या था, पिछला केस में जो है ये K1 टर्म नहीं होगा, पिछला केस में K टर्म नहीं था ना। तो इसी को हम अगर पिछला केस से कोरिलेट किए तो अभी K2 नहीं रहेगा, मतलब पिछला केस के कंपेयर किए तो पिछला केस में K2 नहीं है, तो K1 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो पिछला केस में जो है एक ही था, एक प्रोडक्ट जो है ए से मान लो P बन रहा था, ये था ना, और ये था K। तो पिछला केस में प्रोडक्ट जो है आफ्टर ये टाइम अगर इन्फिनिटिव ले रहे हैं हम तो सारा ए खत्म हो गया और P जो बना वो ए के ही इक्वल होता था, मतलब ए नॉट। तो पिछला केस में ये जो है मैक्सिमम टाइम के बाद ये बनता था ए नॉट, ये था ना। तो ये उस पिछला केस में ये लाइन था ए नॉट, बट इस केस में मैक्सिमम जो है बी कितना बन रहा है, K1 ए नॉट बाय K1 प्लस K2। तो ये जो लाइन है ये लाइन है ये, मतलब इसका वैल्यू है ये। सिमिलरली सी के लिए भी हम लिख सकते हैं। अब देखो ये जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ए टी इक्वल टू देखो अभी भी ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। तो ये पिछला केस जैसा ही है, पिछला केस में क्या था, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस Kt, तो इसकी जगह K था, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये पिछला केस जैसा ही है सब कुछ। तो ये जो है पहले से ही मतलब पहले जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्या है कि रिएक्शन पैरेलल है, मतलब ये एक ही रिएक्टेंट जो है क्या हो रहा है, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो भी डिफरेंट रेट कांस्टेंट से, ठीक है। तो जैसा बी होगा वैसा ही सी भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको पहले लिखो और सी को भी, ये सी वर्सेस टाइम, ठीक है, वो भी वैसा ही आएगा। बस वहां पर क्या होगा, ये बी मैक्स है, वहां पर होगा सी मैक्स। तो सी मैक्स का वैल्यू आएगा इतना, ये ना आएगा, सी मैक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलो उसको भी ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया, यही नहीं होगा। तो ये जो है ये दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा, बस ये है कि ये बी मैक्स होगा और ये सी मैक्स होगा। अब देखो पिछला केस से अगर हम कोरिलेट करते हैं तो पिछला केस में क्या था, वहां पर भी वैसा ही था, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो पिछला केस में जो है ये था क्या, ए नॉट, यहाँ पर ए नॉट नहीं है, ये है बी मैक्स और ये सी मैक्स। अब तुम पिछला केस से अगर कोरिलेट करो इसको तो देखो सी मैक्स जो होगा या बी मैक्स कोई भी, तो पिछला केस में क्या था, K1 था ना, K था ओनली ना, ए से प्रोडक्ट बन रहा है K था ना। इस केस में K1 भी है और K2 भी है। तो अब अगर मान लो K2 नहीं रहेगा, अगर इसी को हम पिछला केस में कन्वर्ट करें तो K2 नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। तो मान लो K1 रह रहा है तो K2 नहीं रह रहा है। तो अब जो है अगर हम B ले रहे हैं तो B वाला केस ले रहे हैं, तो B में क्या है, K1 ना। तो C अगर नहीं होता तो वो रिएक्शन जो है पहले जैसा ही हो जाता। अभी क्या है, अभी A से बन रहा है क्या, B और C, यही ना। अगर मान लो C को तुम कैंसिल कर दो तो सिर्फ और सिर्फ ये B बचेगा, तो ये पिछला जैसा से मैच कर जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल कर दिए तो A से सिर्फ ये B बनेगा और रेट कांस्टेंट जो है मान लो K1 है। तो अब ये दोनों सेम हो गया, पिछला केस जैसा ही। तो अभी देखो इसका ग्राफ पिछला से मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखना है कि ये ग्राफ इससे मैच करना है कि नहीं। देखो अभी मैच करेगा कैसे, ये जो है ये मैक्सिमम जो है, ये जो लाइन है ये मैक्सिमम प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है और ये होता था ए नॉट। यहाँ भी देखो ए नॉट ही आएगा, कैसे, अगर ओनली बी फॉर्म हो रहा है, सी नहीं फॉर्म हो रहा है तो K2 0 हो जाएगा, तो सी होगा ही नहीं ना, सिर्फ बी होगा। तो K2 0, तो क्या बचेगा K1, तो K1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, K1 कैंसिल हो गया और ये तो 0 हो गया, ये टर्म 0, तो सिर्फ ए नॉट ही बचेगा। तो पिछला केस में भी वैसा ही था, ए नॉट ही बच रहा था, ठीक है। तो ये लाइन ए नॉट को इंडिकेट कर रहा था, मतलब ये लाइन मैक्सिमम को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए नॉट में। तो ये देखो दोनों जो है पिछला केस से काफी जो है सिमिलरिटी है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, चलो इसको लिख लो। चलो अब ड्रॉ करो
कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के ग्राफ है, तुमको एक ग्राफ में मान के चलना है कि K1 जो है K2 से बड़ा है, ठीक है, K1 इज ग्रेटर देन K2, और दूसरा में K1 इज लेस देन K2, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, K1 और K2। तो इस बार जो है दो है ना प्रोडक्ट, B और C दो प्रोडक्ट है, तो तुमको, और रिएक्टेंट तो एक ही है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ जो है इस दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन B और C प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो डिफरेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि K1 बड़ा है या K2 बड़ा है, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं। हो गया। तो इसमें देखो ये कंसंट्रेशन जो है ए का क्या होगा, ए रिएक्टेंट है ना, तो ये तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो ए का कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है ऐसा आएगा, टाइम जब आगे बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होते जाएगा। और प्रोडक्ट क्या क्या है, बी और सी दो है ना प्रोडक्ट इस बार, तो बी और सी दोनों जो है स्टार्टिंग में जीरो टाइम पर जीरो होगा, जब टाइम आगे बढ़ेगा तो दोनों फॉर्म होगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि ज्यादा फॉर्म कौन होगा, तो वो डिपेंड करता है K1 और K2 पर, ठीक है। अगर इस केस में जो है, इस केस में हमने क्या लिया है, बी ज्यादा फॉर्म हो रहा है ना, बी का ग्राफ ऊपर है ना, तो जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो बी देखो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बी ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो बी जो है, बी क्या था, बी के लिए रेट कांस्टेंट जो है K1 था, इसका मतलब बी के फॉर्म होने का रेट ज्यादा है, तो K1 होगा ज्यादा, ठीक है। इस केस में जो है बी हमने ज्यादा लिया है, मतलब बी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म हो रहा है सी के कंपेयर में, तो इसका मतलब K1 ज्यादा होगा K2 से, ठीक है। तो ये जो है ये समझ में आया। यहां पर देखो, यहां पर सेपरेटली हमने ड्रॉ किया था बी और सी का, तो ये जो है ये हम दोनों को कंबाइन कर दिए, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर यह है कि बी और सी दोनों में से कौन जो है ज्यादा बनेगा, तो वो डिपेंड करता है K1 और K2 पर। रिएक्टेंट तो दोनों के लिए सेम ही है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ तो जो है दोनों के लिए कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ए तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ हम मान लिए हैं कि सी ज्यादा फॉर्म हो रहा है बी से, इसका मतलब K2 बड़ा होगा, तो इस बार K2 बड़ा होगा, यही ना होगा K1 के कंपेयर में। अब देखो अगर मान लो दोनों सेम हो गया, तो दोनों का रेट सेम होगा, तो दोनों जो है दोनों ग्राफ एक दूसरे से मर्ज कर जाएगा, दोनों ग्राफ जो है दोनों के लिए सेम ग्राफ आएगा, समझ में आया। तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, क्लियर। तो दोनों अगर इक्वल हुआ तो K1 और K2 इक्वल हुआ तो समझ में आया। तो अभी दोनों डिफरेंट है ना, इसलिए दोनों का ग्राफ जो है डिफरेंट आ रहा है, क्लियर। चलो अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ ए इज डिकम्पोज्ड इनटू बी एंड सी इन 20 मिनट। तो तुमको टाइम दिया हुआ है कितना, 20 मिनट। 20 मिनट में 60% जो है ए रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ। प्रोडक्ट जो है क्या क्या बन रहा है, बी एंड सी दोनों बन रहा है ना प्रोडक्ट। एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट शोड दैट 75% ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी आर फॉर्म्ड, फाइंड K1 एंड K2। तो तुमको क्या है, देखो इसको ये रिएक्शन को एनालिसिस किया गया, तो क्या हुआ 75% जो है बी का फॉर्मेशन हुआ है और 25% सी का फॉर्मेशन हुआ है। तो तुमको K1 और K2 पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है 60% रिएक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट। तो तुमको पूछ रहा है K1 और K2 का वैल्यू, ठीक है। तो पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हो गया। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। K1 बाई K2 का जो रेशियो होगा, रिएक्टेंट तो एक ही है A, और 60% जो है वो रिएक्शन हो गया है कितना मिनट में, 20 मिनट में। तो जो भी रिएक्शन हुआ है वो B और C दोनों फॉर्म किया है। तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 75 और 25, ये है B और C का, ठीक है। ये जो है B और C का परसेंटेज दिया हुआ है कि B कितना फॉर्म हुआ और C कितना फॉर्म हुआ, उसका एक्चुअली रेशियो दिया हुआ है तुमको, ठीक है। तो B और C का जो रेशियो होगा वो क्या होता था, वो K1 और K2 के रेशियो में होगा, बनेगा ये प्रोडक्ट, यही ना होगा। B और C जो है इसका रेशियो क्या होगा, K1 और K2 के रेशियो में आएगा। तो K1 और K2 का जो रेशियो होगा वो B और C का प्रोडक्ट का भी रेशियो होगा, ठीक है। क्योंकि B इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, K1 इंटू ए, और C इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, K2 इंटू ए। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो K1 और K2 होगा, ठीक है। तो K1 और K2 का जो रेशियो आएगा वो B और C प्रोडक्ट का रेशियो आएगा, दोनों सेम ही होगा। तो B और C का तुमको दिया हुआ है कितना, 75% और 25%। तो K1 बाई K2 क्या हो जाएगा, 75 बाई 25। तो ये क्या होगा, 3/1। तो यहाँ से K1 और K2 में रिलेशन आ जाएगा, K1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू K2, ये ना आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास K और टाइम में रिलेशन पता है,
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो के की जगह क्या आएगा K1 प्लस K2, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। तो K1 प्लस K2 इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 20 इंटू लॉग ए नोट बाई 80। तो अभी कितना 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ए का 60% जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, तो 40% बचा होगा, तो 100/40। तो यहाँ से क्या आएगा 0 0 कैंसिल, 10/4, तो log 10 माइनस log 4। ठीक है, तो अब K1 की जगह रख दो ये 3K2, तो 3K2 प्लस K2 इक्वल टू 2.303/20 और ये log 10 माइनस log 4। log 10 कितना होगा 1 और log 4 होगा 0.6, तो 1 माइनस 0.6 कितना 0.4 बचेगा, और तो क्या होगा 2.303 इंटू 0.4/20। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो है ये आएगा कितना, ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.04606। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो ये आएगा 0.046। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4K2 आएगा, तो 4K2 इक्वल टू इतना, तो K2 निकल जाएगा, तो K2 निकल गया, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू इतना आएगा, तो K1 क्या होगा इसका ट्रिपल, तो ये आएगा अप्रोक्स 0.035 मिनट इनवर्स। टाइम जो है मिनट में दिया है ना, और के का यूनिट हमको पता है, के जो है इस केस में रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है टाइम इनवर्स, तो मिनट इनवर्स होगा इसका यूनिट। समझ में आया? चलो लिख लो इसको। स्पेशल केसेस का नेक्स्ट टाइप लिखो, ए से बन रहा है कोई प्रोडक्ट पी है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट भी दिया हुआ है एन। पहले जो हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या था, सिर्फ ए था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था कुछ भी, उस टाइम ए का जो है कोफिशिएंट 1 ले रहे थे हम लोग। अब अगर तुमको ए का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, ठीक है, ए का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है एन, और ये ऑर्डर nth ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो उस केस में तुम जो है उस केस में इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे? समझ में आया? तो ये जो है अभी तक जितना भी पढ़े हैं उस केस में क्या था, सीधा था ए से बन रहा था कोई भी प्रोडक्ट बी, ए बना था ना, और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो हम लोग क्या बोले थे रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, यही बोले थे ना। तो ये जो है कोफिशिएंट उस केस में 1 था। अब अगर कोफिशिएंट तुमको n दिया हुआ हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो देखो रेट तो वही होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, ए का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट तो ये है, n तो कोफिशिएंट है ना, तो रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये गिवन है तुमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम इस जो हम पहले जो जैसा जो हम इसके लिए जो इक्वेशन लाते थे वैसा ही सब कुछ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, पहले जो सब करते थे सेम टू सेम यहाँ अभी भी वही करेंगे, बस अभी डिफरेंस क्या है, अभी जो है ये n जो आ गया है तो रेट क्या होगा -1/n इंटू dA/dt। ठीक है, तो ये जो रेट है रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1 होगा ना, तो रेट के लिए अब हम ये लिखेंगे, और ये इक्वल टू क्या आएगा के इंटू ए टू द पावर 1, क्योंकि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ए पर पावर 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो अब जो है पिछला केस में क्या था, ये n की जगह 1 था, क्योंकि वहां पर कोफिशिएंट 1 ले रहे थे, ये पहले जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें। तो अब इसको पहले जैसा ही इक्वेट कर लो, इसको क्या करेंगे n को इधर ले जाओ और a को इधर लाओ, पहले भी ऐसा ही करते थे -dA/a, और n इधर गया तो n के dt को इधर ले गए। ठीक है, तो ये a जो है यहाँ पर a था, तो दोनों वेरिएबल को एक साथ लाए। ठीक है, ये a और ये a, तो दोनों एक साथ लाए और dt को ले गए इधर। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसा पहले करते थे वैसा ही इंटीग्रेशन अभी भी करेंगे। तो a जो है a स्टार्टिंग में क्या था a0, और अभी टाइम t के बाद हो जाएगा at। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे a0 से at तक, और टाइम जो है 0 से t तक। तो पहले भी वैसा ही करते थे, पहले n नहीं था, ठीक है, n नहीं था, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, at इक्वल टू a0 इंटू ई टू द पावर -n/kt। तो अब देखो जहां पर k है ना, पहले जो है पहले क्या था ई टू द पावर -kt था, यही था ना, at इक्वल टू a0 इंटू ई टू द पावर -kt। अभी क्या है k के साथ n भी है, तो ये चेंजिंग आ जाएगा, जहां जहां k रहेगा वहां पर तुमको क्या करना है n लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आया? तो ये जो है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है, जनरली ये बुक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट किया तुमको, तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, और ऑप्शन वो भी देगा जो नॉर्मल केसेस का था। ठीक है, ऑप्शन वो भी रहता है,
तो चेंजिंग क्या आएगा, बस के साथ तुमको कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जो है ये ln के टर्म में वो क्या होगा, ln at इक्वल टू ln a नॉट माइनस एन के टी। पहले क्या था, n नहीं था, बाकी सब सेम था, ln at इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी था। तो पहले जो है, पहले n नहीं था, अभी n आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से ट्राई करो। 3a से b प्लस 2c, ठीक है, 3a क्या है, रिएक्टेंट है, और b और c है प्रोडक्ट। इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज मिनट इनवर्स, देन करेक्ट रिलेशन इज। अब ये है तुम्हारे पास ऑप्शन, पहले तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे आंसर क्या है, आंसर डी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो, जो तुम सोच रहे हो ना वो भी ऑप्शन देता है। तुम अगर ये नहीं पढ़े हो तो तुम आंसर ये ठीक करके आओगे। ठीक है, तो क्या करना है, जहां पर के है वहां पर के के साथ ये 3 आ जाएगा। देखो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये जो है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि ये पता कैसे चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी तो क्वेश्चन है। मिनट इनवर्स, तो ये जो है रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है मिनट इनवर्स, इससे पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जो है, वैसे भी सारे जो है ये ऑप्शंस वो फर्स्ट ऑर्डर का था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा रहे। ठीक है, तो मिनट इनवर्स जो है लिखा हुआ है, तुमको ये नहीं दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर है, बट रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है, तो उससे पता चल गया कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जहां पर के आता है उसके साथ आ जाएगा 3, तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, के साथ जो है 3 है ना, तो -3 kT, बाकी किसी भी ऑप्शन में के साथ 3 नहीं है। ठीक है, और के साथ 3 होगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। मान लो ऐसा यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर इस के साथ 3 होता तो ये आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ 3 आ गया है, यहाँ नहीं आना चाहिए, सिर्फ के साथ 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केसेस जो है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें ए और बी 2 टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप है, कोई अगर गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, कोई गैसियस रिएक्शन है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो गैसियस रिएक्शन है और वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का है अगर, तो उस केस में इस जो है क्वेश्चन को तुम कैसे हैंडल करोगे, प्रेशर के टर्म में। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, अब प्रेशर के टर्म में तुम कैसे इसको सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें जैसे ये एग्जाम्पल है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर तुमको याद हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ते थे, के और के दोनों पढ़ते थे। कंसंट्रेशन के टर्म में अगर लिखना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के लेते थे, और प्रेशर के टर्म में तो के तो वहां पर प्रेशर जो था वो पार्शियल प्रेशर हम लोग लेते थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ठीक है, यहां भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, ए से क्या बन रहा है, बी और सी, रिएक्टेंट है ए और बी और सी प्रोडक्ट है। ठीक है, सारे गैस है, तो इनिशियल जो है t इक्वल टू 0 पर तुमको मान लो प्रेशर दिया हुआ है, तो उस टाइम तो सिर्फ ए होगा, बी और सी तो होगा ही नहीं, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर क्या है, बी और सी तो है ही नहीं, सिर्फ ए है, तो जो भी प्रेशर होगा ए का ही होगा। तो मान लो P0 दिया हुआ है इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर P0 है, वो होगा रिएक्टेंट का ओनली, तो शुरू में बी और सी नहीं था। टाइम t के बाद, मतलब एट टाइम t, ठीक है, आफ्टर सम टाइम t क्या होगा, कुछ इसमें से रिएक्ट कर गया, तो इसमें से कुछ रिएक्ट कर गया तो क्या होगा, इसमें से x चला गया, तो जो है कुछ न कुछ इसका मोल बचा होगा। हाँ, इस केस में ये मान के चल रहे हैं हम कि इस केस में जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो हमको पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हुआ तो PV इक्वल टू nRT से हम ये जो है सोच सकते हैं, PV इक्वल टू nRT से टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर, और R तो होता ही है कांस्टेंट, तो प्रेशर और मोल में डायरेक्टली रिलेशन होगा, समझ में आया? तो प्रेशर और मोल में डायरेक्टली रिलेशन है, तो ये हम मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी किया है तो तुमको ये मान के चलना है कि ये जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर और मोल में डायरेक्टली रिलेशन है, तो जैसा हम मोल के लिए करते थे वैसा ही प्रेशर के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, ये P0 से थोड़ा सा रिएक्ट कर गया, तो मान लो X रिएक्ट किया, तो अभी जो है कुछ तो बचा होगा, तो अब मान लो बचा हुआ है A, तो उसका नाम दे रहे हैं हम PA।
ठीक है, ये बचा हुआ है। तो ये क्या होगा, वो रिएक्शन, ये जो है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज कंटेनर में है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है ये अब टोटल प्रेशर नहीं होगा, ये पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि कुछ ये भी तो बन गया होगा, तो ये भी तो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो ये टोटल प्रेशर जो होगा वो ये प्लस ये तीनों मिलके होगा, क्योंकि तीनों जो है ए बी सी, अभी कंटेनर में तीनों है, स्टार्टिंग में सिर्फ ए था। जैसे मान लो इस रूम में तुम ए को रख दिया और कुछ भी नहीं है, कुछ देर के बाद क्या होगा, ए थोड़ा घट जाएगा, डिक्रीज होगा, और बी और सी थोड़ा फॉर्म होगा। तो सब तो इसी रूम में है ना, ये तीनों गैसेस इसी रूम में है, समझ में आया? तो ये तीनों गैसेस है इसी रूम में, तो तीनों गैसेस का कुछ ना कुछ अपना तो मोल होगा, और अपना मोल होगा तो कुछ ना कुछ उसका प्रेशर भी होगा। ठीक है, तो वो जो प्रेशर है इसका इंडिविजुअल, इसका इसका और इसका, ये है पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर एट टाइम टी कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर दो, ये सब मिलके ना टोटल प्रेशर जनरेट करा होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में उधर गैसियस स्टेट में पढ़ चुके हैं। टोटल प्रेशर क्या होगा एट टाइम टी, पीटी जो है, पीटी ये कैपिटल टी हम इंडिकेट कर रहे हैं टोटल प्रेशर के लिए। तो पीटी इक्वल टू क्या होगा, सबको ऐड करो, P2 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये एक्स है ये भी एक्स है ना, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो अब देखो क्या बचेगा, ये पी नॉट प्लस एक्स बचेगा। तो पी नॉट प्लस एक्स बचा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, पीटी माइनस पी नॉट। तो अपने को एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, क्यों करना था ये अभी देखेंगे हम। ठीक है, एक्स का क्या है बेनिफिट, एक्स का वैल्यू फाइंड करने से क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो अभी देखेंगे। तो फाइनली अपने को क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। ठीक है, तो के इक्वल टू हमको पता है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, यही ना ए टी, हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, ए नॉट बाई ए टी। तो अभी तो कंसंट्रेशन टर्म में बात नहीं कर रहे, अभी हम प्रेशर के टर्म में बात कर रहे हैं। तो ए नॉट की जगह क्या होगा पी नॉट, और ए टी क्या था एट टाइम टी, ये कंसंट्रेशन था ना, तो एट टाइम टी था। तो अभी जो है तो अभी जो है क्या होगा, ए टी की जगह पी आ जाएगा, यही ना आएगा। तो ए नॉट बाई ए टी होता था, ए नॉट था इनिशियल ए का रिएक्टेंट का, और ए टी क्या था एट टाइम टी ए का रिएक्टेंट का। तो अभी भी लेंगे हम वही, तो इनिशियल प्रेशर इसका कितना है पी नॉट, और अभी का प्रेशर है कितना पी ए। ठीक है, तो अब तुमको इसको जो है, इसको तुमको चेंज करना है, क्योंकि अपने पास ये जो है पी ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पी ए इक्वल टू क्या होगा पी नॉट माइनस एक्स ना, तो पी ए जो है नहीं दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है क्या, पीटी दिया हुआ है। तो क्या करोगे, ये जो है पी नॉट तो एज इट इज रहेगा, पी ए को क्या लिख सकते हैं हम, पी नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो पी ए की जगह पी नॉट माइनस एक्स लिख दिए, लेकिन फिर प्रॉब्लम है एक्स भी नहीं दिया हुआ है, तो एक्स अभी फाइंड किया है ना, तो इसका वैल्यू रख दो यहाँ, बस हो गया। ये दिखता है कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिंपल। तो एक्स का वैल्यू निकल गया ना, तो ये देखो पी नॉट बाई पी ए, तो पी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस एक्स लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, पी नॉट तो एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह रख दो पीटी माइनस पी नॉट, तो एक्स की जगह रख दिया पीटी माइनस पी नॉट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये होगा पी नॉट बाई टू पी नॉट माइनस पीटी, यही ना होगा। तो ये जो है फाइनली क्या आया, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई टू पी नॉट माइनस पीटी। समझ में आया? अब ये कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज होगा। तो क्वेश्चन अगर ज्यादा डिफिकल्ट किया, एम्स में कभी कभी आया था ऐसा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगर ज्यादा डिफिकल्ट किया तो उसको ऐसे तुमको प्रेशर के टर्म में पूछता है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओगे तो ये भी आसानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ए से बन रहा है बी प्लस सी प्लस डी, ये तीन है प्रोडक्ट। ठीक है, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन, तो ये सारे है कैसा, गैसियस। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, ए है ना, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज पी नॉट, इसका मतलब ए का प्रेशर इनिशियली है पी नॉट, यहां भी यही था ना। एंड एट टाइम टी टोटल प्रेशर इज पी, तो पीटी है ये पी। ठीक है, फाइंड रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट पी एंड टी। ठीक है, तो के तुमको फाइंड करना है किसके टर्म में, पी नॉट पी एंड टी के टर्म में। समझ में आया? चलो पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आ गया आंसर। तो इसमें ए से
क्या बन रहा है, बी सी और डी, तीन प्रोडक्ट बन रहा है ना, और ये तुमको दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और सारे है गैसियस, ठीक है। तो सारे गैस फॉर्म में है, इनिशियल कितना दिया हुआ है, पी नॉट, तो इनिशियल जो है पी नॉट है, और वो किसका होगा, रिएक्टेंट का, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो इनिशियल जो है पी नॉट है टी इक्वल टू 0 पर, तो शुरू में बी सी और डी तो नहीं था, आफ्टर टाइम टी, कुछ देर के बाद क्या हुआ, एट टाइम टी इसमें से एक्स चला गया, तो ये तीनों 1 1 का है ना कॉफिशिएंट, तो एक्स 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 बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे 1 है 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुमको क्वेश्चन में ये 2 और 3 भी दिया रह सकता है, इस केस में अभी क्या है, सारे 1 ले लिया गया है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 2 होता, मान लो अगर ऐसा ये 2 होता तो ये 2x हो जाता, तो वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना कि क्या है, ठीक है। तो इस केस में तुम कोई फॉर्मूला जो है ना वो फिक्स जो है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुम याद रख सकते हो, इस केस में तुमको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी जो आंसर आएगा और पहले जो था, पहले जो डेराइव किए थे ये इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पिछला केस और इस केस में प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो आया क्या, इसमें से एक्स गया, ये तीनों क्या क्या एक्स 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 बना, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो जितना इसमें से ये जितना जो है रिएक्ट किया होगा उतना ही फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है, 1 से 1 बन रहा है ना। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है एट टाइम टी, एट टाइम टी टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना, पी, तो पी इक्वल टू क्या होगा, सबको ऐड कर दो, ये सब पार्शियल प्रेशर है ना, तो सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, एक्स गया, ठीक है, तो ये सबको ऐड करोगे तो ये एक्स गया, तो अब क्या बचेगा, पी नॉट प्लस 2x बचेगा, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, p माइनस पी नॉट बाई 2, ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। तो अब अपने को k चाहिए, तो k के लिए क्या होगा, 2.303 बाई टी इंटू लॉग पी नॉट बाई पी ए नॉट बाई ए टी था ना, तो ए नॉट की जगह पी नॉट और ए टी की जगह पी ए, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। तो रिएक्टेंट का जो बचा हुआ है पार्शियल प्रेशर, मतलब जो बचा हुआ है कंसंट्रेशन, तो उसके बदला में अभी हम पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं, तो पी नॉट बाई पी ए। अब देखो यहाँ जो है, यहाँ पर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुमको जो है ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर है कि तुम पी नॉट बाई पी ए पहले से कैलकुलेट कर लो और उसको सिर्फ यहाँ रख दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट किए तो हर बार तुमको ये एक्स्ट्रा टर्म जो है ना लिखना पड़ेगा, इससे बेटर है कि पी नॉट बाई पी ए को पहले ही तुम सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और उस टर्म को डायरेक्टली यहाँ लिख दो इसकी जगह। एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है और इतना स्पेस भी नहीं रहता, तो हमको पता है पी नॉट बाई पी ए हमको फाइंड करना है, ये टर्म तो कॉमन है, ये तो एज इट इज आएगा, सिर्फ ये पी नॉट बाई पी ए अपने को कैलकुलेट करना है, तो पहले से तुम इसको कैलकुलेट कर लो। पी नॉट बाई पी ए क्या होगा, पी नॉट बाई पी ए क्या है, पी नॉट माइनस एक्स, यही ना, क्योंकि पी ए टर्म तो हमको दिया नहीं है, पी ए दिया है क्या, पी ए नहीं दिया है, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस एक्स। अब एक्स अपने को पता नहीं है, तो एक्स को जो है, एक्स हमको जो है यहाँ से ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ से कुछ एक्स के बारे में नहीं दिया ना, तो एक्स क्या है, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया ना, तो एक्स जो है, एक्स इक्वल टू क्या है, अपने को आंसर चाहिए पी और पी नॉट के टर्म में, तो एक्स इक्वल टू पी माइनस पी नॉट बाई 2, तो एक्स की जगह रख दिए, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2 पी नॉट बाई 3 पी नॉट माइनस पी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद तो ये रख दो, इस पी नॉट बाई पी ए की जगह ये रख दो, बस हो गया। अब देखो ये और ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, क्यों ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट था पिछला केस में और इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसलिए आंसर भी डिफरेंट आया है, तो तुमको इस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।